पॉलीमराइजेशन का मतलब ये है कि basically small molecules are joining together to form a large molecule. Okay, this is known as polymerization. इसमें होता ये है कि ये आपका मोनोमर है और ये ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को and they would be forming a polymer just like that. Okay, they would be forming a polymer. So इसमें इसकी एग्जांपल है प्लास्टिक्स हैं, लेदर है, प्रोटीन्स हैं, क्लॉथ्स हैं, फाइबर्स हैं, एटसेट्रा। बहुत बहुत इसकी बहुत एप्लीकेशन है। मतलब पॉलीमराइजेशन की बहुत ही वही वाइड रेंज है ये, बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये। ओके, सो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे तो होगा नहीं, इतना आसान नहीं है कि आपने कुछ भी किया और मतलब बस वो कंबाइन कर दिया और दैट्स इट, मतलब ऐसी बात नहीं है। ओके, इसमें आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, ऑब्वियसली फिर हम इसमें कैटलिस्ट भी डालते हैं, फिर जाके ये आप स्मॉल मॉलिक्यूल ऐड करोगे एंड देन दे वुड बी फॉर्मिंग अ पॉलीमर। तो मतलब कुछ इस तरह से होता है। ओके, सो दो तरह की पॉलीमराइजेशन हम डिस्कस कर रहे होते हैं, एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक होती है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं कि डबल बॉन्ड आपका टूटेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और एडिशन में ये भी होता है कि ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। एडिशन में ये होता है कि ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म। ओके, जैसे ये स्मॉल मोनोमर 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 मोनोमर, सबको सबने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया, देन दिस इज योर पॉलीमर। ये जो रेड में बॉन्ड मैंने बनाया है, दिस इज द न्यू बॉन्ड। दिस इज द न्यू बॉन्ड बिटवीन द टू मोनोमर्स। ओके, दिस इज द न्यू बॉन्ड। ओके, सो ये आपका पॉलीमर बन गया। बस ये करना है आपने। तो इसको अगर आप शॉर्ट हैंड नोटेशन में बनाओगे तो इतने सारे स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, मैं एक मॉलिक्यूल लिख के इससे पहले एन लिख रहा हूँ, एक ही बात है। एन मीन्स एनी नंबर, और मैं इसका कोई भी एक पोर्शन लेके, क्योंकि सारे पोर्शन एक जैसे हैं ना, इफ यू कैन सी दिस, सारे पोर्शन एक जैसे हैं, मैंने इसमें से कोई भी एक पोर्शन लिया और कॉन्टिन्यूअस लाइन बना दी। कॉन्टिन्यूअस लाइन ये शो कर रही है आगे और पीछे बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं, आगे और पीछे बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं। सो दिस इज योर पॉलीमर। ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है पॉलीमर की। तो कभी कभार ऐसा होता है वो आपको कहता है कि वन रिपीट यूनिट बनाओ तो आप ये करोगे, अगर आप टू रिपीट यूनिट्स बनाओगे तो आप यूं करोगे, इस तरह से बन रहा होता है। तो मोनोमर चाहे आपके पास कोई भी हो, आपने ये करना है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है और आपने सिंगल बॉन्ड बनाना है। बिल्कुल वही है, सब चीजें वही है, बस डबल बॉन्ड को आपने तोड़ के क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया। डबल बॉन्ड को आपने तोड़ के क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया। बस सिर्फ ये काम करना है। तो आप उसको छोड़ो कि आपको मोनोमर का डिजाइन क्या दिया है। मोनोमर के डिजाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखो कि वो है, उसका आपने करना क्या है। बात समझ आ रही मेरी? आप ये देखो कि उसका आपने करना क्या है। ये मेन पॉइंट है इसका, ये मेन थीम है इसका। इसी तरह से ये देखो ना, ये भी एक मोनोमर है, विनाइल क्लोराइड। मैंने डबल बॉन्ड हटाया, सिंगल बॉन्ड लगाया और ये मैंने कंटिन्यूअस चेन बना दी। सिर्फ ये काम करना है, सिर्फ ये काम करना है तुम्हें, सिर्फ ये काम करना है। इससे ज्यादा और कोई भी काम तुम्हें नहीं करना है। बात समझ रहे हो मेरी तुम? इससे ज्यादा तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है। ओके, अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं हम। फिर हम आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर पे। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या हो रहा होता है कि इसमें एक प्रोडक्ट नहीं बनती, इसमें दो प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक तो ये आपका एक माइंड क्लियर करूं मैं, इसमें एक प्रोडक्ट नहीं बनती, इसमें दो प्रोडक्ट्स बनती हैं। और दूसरा ये कि जो इनके मोनोमर्स में आपको फंक्शनल ग्रुप्स नजर आएंगे, यानी कि अल्कोहल होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, एमाइन होगा, कुछ इस तरह का। सही है, तो आप इसमें देखेंगे कि कंडेंसेशन पॉलीमर में दो तरह की लिंकेजेस हम डिस्कस कर रहे होंगे। एक होगी एस्टर लिंकेज और एक होगी एमाइड लिंकेज। ये आपकी एस्टर लिंकेज होगी और ये आपकी एमाइड लिंकेज होगी। तो प्रोटीन्स और नाइलॉन में एमाइड लिंकेज होती है और फैट्स एंड टेरिलीन में एस्टर लिंकेज होती है। इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। लेट्स सपोज मैं प्रोटीन बनाने जा रहा हूँ। तो प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड से। दोनों रिएक्ट करेंगे, अमीनो एसिड इसका मोनोमर है, तो आपका प्रोटीन बन जाएगा। तो कंडेंसेशन में ये हो रहा होता है कि एक स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा होता है, जैसे कि वाटर। ये आपका अमीनो एसिड है, ये आपका क्या है, अमीनो एसिड है। मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड ले लिए। ओके, एक ये अमीनो एसिड लिया मैंने, एक ये अमीनो एसिड लिया मैंने, हो गए दो अमीनो एसिड। तो अब अमीनो एसिड में ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका एमाइन का फंक्शनल ग्रुप है।
ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका एमाइन का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये और ये मिलके वाटर बना लेंगे, ये आपका वाटर रिमूव हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि ये पूरा सेक्शन इस वाले सेक्शन से कंबाइन हो जाएगा। तो ये सी डायरेक्टली किससे अटैच हो रहा है, इस एन से, ये किससे अटैच हो रहा है, डायरेक्टली इस एन से। तो देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो आप लोग, ये कहलाती है एमाइड लिंकेज। जब सी डबल बॉन्ड ओ के बाद NH आ जाए ना, तो दिस इज कॉल्ड एमाइड लिंकेज। ओके। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना क्या रिमूव कर रहा है, OH, और एमाइन यानी कि एमाइन में किसको कह रहा हूँ, NH2 को, वो क्या रिमूव कर रहा है, H, वाटर बन गया। तो एक काम करो, यहाँ से भी OH रिमूव कर दो और यहाँ से भी H रिमूव कर दो। देखो मैंने यहाँ से भी H रिमूव कर दिया, यहाँ से OH कर दिया, कॉन्टिन्यूअस चेन बना दी मैंने। यानी कि मैंने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि इससे आगे आगे भी बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस चेन आपको बनानी होती है। तो ये है आपका, इसको शॉर्ट हैंड में, और अगर आप इसको देखना चाहो क्लियरली, तो इसको हम यूं भी कर सकते हैं, इसको हम यूं भी कर सकते हैं। तो बस आपको उसका डिस्प्लेड पता होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन हो रहा क्या है इसमें। इसी तरह से अगर आप नायलॉन को देखो, तो नायलॉन कैसे बनता है, जब आपके पास ये और ये हो, यानी दो मोनोमर्स हो। मैंने ले लिया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और मैंने ले लिया डाई एमाइन जिसमें दो एमाइंस हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देता है और एमाइन अपना H देता है। तो ये देखो ना, इसने इस तरह से किया, वाटर रिमूव कर दिया, और जो भी बचा वो आपस में कंबाइन हो गए, ये आपका एमाइड लिंकेज बन गया। दिस इज योर नाइलॉन, दिस इज योर नाइलॉन, सिंपल। तो अगर आप आपसे वो पूछे कि भैया आपको दो रिपीट यूनिट बनाने हैं, तो एक रिपीट यूनिट आपका ये रहा और एक रिपीट यूनिट आपका ये रहा, इतनी सी बात है। ओके। सो अब आप गौर से देखें जरा, तो आपको ये इसमें भी एमाइड लिंकेज नजर आ रही है, इसमें भी एमाइड लिंकेज नजर आ रही है। नोट कर रहे हो आप लोग एक चीज। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा, अगर एग्जामिनर मुझे डायरेक्ट पॉलीमर दे दे, देखो ना जरा, अगर डायरेक्ट ये दे दे, तो यार मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। वो मुझसे पूछे बताओ ये जो है, ये नायलॉन है या ये फिर प्रोटीन है। तो इसमें पता है क्या होता है, अगर आप इसमें गौर से देखो ना, तो ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स, वैसे तो ये बॉक्स कार्बन को रिप्रेजेंट कर, मतलब अलॉट ऑफ कार्बन भी है। हम ऐसा तो नहीं है ना कि 50 कार्बन की चेन बनाने बैठ जाएंगे। हमने उसको एक रिप्रेजेंटेशन दे दी कि यार 50 कार्बन इज इक्वल टू वन बॉक्स। ये ज्यादा बेहतर रहता है, आपका टाइम बचेगा, आपकी जगह बचेगी। तो इस बॉक्स के आस पास में अगर ये और ये हो, तो वो प्रोटीन है, और अगर बॉक्स के आसपास में ये और ये हो, तो वो नायलॉन है। देखो डिफरेंस पता लग रहा है ना आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं ऊपर लेकर आऊँ जरा आपको, ये देखिएगा जरा, ये क्या है, ये क्या है, ये नायलॉन है। ओके। और ये क्या है, ये प्रोटीन है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। ओके। चलें, फिर हमारे पास आता है पॉलीएस्टर्स। अब एस्टर के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम फैट्स बना रहे हैं। फैट कैसे बनेगा, जब हम फैटी एसिड लेंगे, फैटी एसिड ये रहा, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और ग्लाइसरॉल लिया, मतलब उसमें 3 OH के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड जब तुम लोगे, तो ये आपको एक फैट देगा जिसका फॉर्मूला ये होगा। अब हुआ ये कि यहाँ से भी वाटर गया, यहाँ से भी वाटर गया, यहाँ से भी वाटर गया, ये वाटर 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, एंड बाकी जो चीज बची थी वो इस तरह से कंबाइन हो गई और आपके पास फैट बन गया। ओके। अच्छा जी, तो कंडेंसेशन में आप देख रहे हो ना कि वाटर रिमूव हो रहा है, ज्यादातर वाटर रिमूव हो रहा है। अब मुझे टेरिलीन बनाना है। अब मैं टेरिलीन, क्या आप मोनोमर तो बताओ कि किससे मिलके टेरिलीन बनता है। तो ये आपके पास डायॉल है और ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो, वाटर रिमूव हो गया, ये आपका कंबाइन हो गया, ये आपका एस्टर बन गया, तो ये आपका टेरिलीन बन गया, क्योंकि आपने एक डायॉल लिया है और एक आपने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। तो जब भी डायॉल लोगे और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, तो जो बनेगा ना आपके पास प्रोडक्ट, आप उसको कहोगे कि वो क्या है, टेरिलीन है। आप उसको क्या कहोगे कि वो क्या है, टेरिलीन है। याद रखना, क्या बोलोगे, टेरिलीन है। ओके। अच्छा, अब एडिशन और कंडेंसेशन में डिफरेंस क्या होता है, कि एडिशन ओनली वन प्रोडक्ट, कंडेंसेशन में मोर देन वन प्रोडक्ट। मोनोमर्स मस्ट हैव डबल बॉन्ड एडिशन में, कंडेंसेशन में मस्ट हैव सेम और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो तो कंडेंसेशन पॉलीमर में फंक्शनल ग्रुप का गेम है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है, माइन है, क्या है। जबकि ये एडिशन से होता है, ये कंडेंसेशन से होता है, इसमें लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, और इसमें कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता है, क्योंकि एडिशन है ना, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रही होती है इसमें।
और जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर है ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ओके, तो एडिशन आर नॉन बायोडिग्रेडेबल और कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर बायोडिग्रेडेबल। अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या होता है। चलिए जी, फिर हम आते हैं प्लास्टिक्स पर। तो प्लास्टिक्स में बेसिकली दे आर पॉलीमर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन। Plastics are polymers that are formed by polymerization. प्लास्टिक्स में होता ये है कि लेट्स सपोज आपने लिया इथीन का, ये इथीन का मोनोमर है, और आपने जो है ना मल्टीपल मोनोमर्स ले लिए, मैंने यहाँ पर एन लगाया हुआ है, इसने आपको क्या बना के दे दिया, पॉलीमर बना के दे दिया। सो ये आपका प्लास्टिक है। अब होता ये है कि दे आर अनरिएक्टिव, यू नो, मोस्ट पॉलीमर्स इंक्लूडिंग पॉलीथीन आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि दे कैन नॉट ब्रेक डाउन, दे कैन नॉट ब्रेक डाउन। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर्टी है ना, वो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसमें होता ये है बेसिकली कि लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपके पास कोई प्लास्टिक है, कोई भी पॉलीमर है आपके पास, जो कि भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो इनकी जो एज होती है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होती है, वो डिकम्पोज ही नहीं होते। तो उसको हमें पता है क्या करना चाहिए, उसको हमें कहीं और किसी साइट पे ले जाके उसे हमने हमें जो है ना वो यूँ समझ लो कि एक बड़ा सा खड्डा खोद के उसके अंदर दबा देना चाहिए। बात समझ रहे हो आप? तो उसमें ये हो रहा होता है कि ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। उसमें क्या होता है कि अनएबल टू ब्रेक डाउन होते हैं, और ये दूसरी चीज़ों से मिक्स भी हो जाते हैं, और फिर डिफिकल्ट टू रिसाइकल है ये रिसाइकल भी नहीं होते हैं क्योंकि ये मिक्सअप हो जाते हैं दूसरे के साथ ना, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो आप इन्हें सेपरेट कैसे करोगे? रिसाइकल में यही हो रहा होता है ना, हम उसको सेपरेट कर रहे होते हैं। जब ये काम होगा तो फिर ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसे कि जब हम इनको इनको आप डिस्पोज कर दो, इनको आप डिस्पोज कर दो लैंडफिल साइट्स पर, तो ये होता है कि वो जो है इतना ज़्यादा फिर आपको इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेगा वो। या इसमें होता यह है कि प्लास्टिक्स ऑल्सो you can say कि end up in oceans due to improper disposal। अब इसका मतलब ये है कि आपने उसको डिस्पोज नहीं किया और वो प्लास्टिक चलते 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 ओशियन तक पहुंच गया। अब वहां पता है क्या करेगा वो? अपने एक्वेटिक लाइफ को वो हार्म करेगा, उनको डैमेज करेगा वो। समझ रहे हो बात को? तो एक फूड चेन बन जाएगी। अब पॉलीमर्स क्या क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग होते हैं। अब वो आपकी एक्वेटिक लाइफ ने उसको खाया, फिर आपने एक्वेटिक लाइफ को खाया। आप फिश की एग्जांपल ले लो, फिश ने वो खाया, आपने फिश को खाया, फिर आप तक वो पहुंच गया। सो इट्स अ चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। ओके, तो फिर दूसरा ये होता है कि आप इसको इंसिनरेट कर दो। इंसिनरेट का मतलब ये होता है कि आप इसको बर्न कर दो। आपने देखा होगा कुछ लोगों को बर्न कर रहे होते हैं वो प्लास्टिक्स को ना, कि लेकिन बर्निंग का मसला है कि वहां से कुछ टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है, और जिनमें आपके पास और कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरीन भी होता है, जैसे कि पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब उसमें क्या होगा? HCl गैस रिलीज होगी, ये भी टॉक्सिक है एनवायरनमेंट के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होगी जो कि और भी ज्यादा टॉक्सिक गैस है। ओके, जो कि और भी ज्यादा टॉक्सिक गैस है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं भाई, ये प्रॉब्लम्स हैं जो पॉलीमर से रिलेटेड हैं। सही ना? इनको डिस्पोज करना, इनको डील करना, क्या करें क्या ना करें। तो जनरली हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं दे आर बायोडिग्रेडेबल। उसकी वजह पता है क्या है? दे हैव अ लिंकेज, हाँ लिंकेज, तो वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है। जबकि जो एडिशन पॉलीमर है ना, उनके पास कोई लिंकेज नहीं होती, बस डबल बॉन्ड है, बस डबल बॉन्ड है, बस डबल बॉन्ड है, तो सिंगल से डबल बन जाता है। तो वो उनको ब्रेक डाउन करना बड़ा मसला है, बड़ा इशू है ये, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ओके, तो वो आपसे पूछेगा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो बायोडिग्रेडेबल होना इज अ गुड थिंग फॉर द इन्वायरमेंट, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो हैजर्ड बेसिकली होते हैं टू द सॉइल, एंड इट आल्सो एमिट्स टॉक्सिक गैसेस व्हेन एक्सपोज्ड टू हीट। भाई आपने उसे क्या किया? ऐसी आपने पॉलीमर को ऐसे ही फेंक दिया। बस सी बात है, जब सनरेज उस पर पड़ेगी तो वो
जो है ना वो हार्मफुल गैसेस रिलीज करेगा। वो जो हार्मफुल गैसेस होंगी वो बहुत डेंजरस होंगी फॉर द एनवायरनमेंट। सो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें दो तरह के मेन मेन पॉलीमर्स हैं। एक आपके पास है एडिशन पॉलीमर, और एक आपके पास इसमें आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन में डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया, और जो कंडेंसेशन पॉलीमर आपके पास है उसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, and they would be releasing small molecule, they would be releasing small molecule। वो H2O होगा या वो HCl होगा। या तो आपका एस्टर लिंकेज बन जाएगा, या तो आपका वाइड लिंकेज बन जाएगा। इन दोनों में से कोई एक लिंकेज आपका बनेगा। तो फिर ऑन एंड ऑफ क्वेश्चन आ रहे होते हैं इसके, मोनोमर से पॉलीमर बनाओ, पॉलीमर से मोनोमर आइडेंटिफाई करो, और जो है वो आप जो है ना वो रिपीट यूनिट्स बना दो, आप इसका मोनोमर बना के दिखा दो, 1 रिपीट यूनिट बना दो, 2 रिपीट यूनिट बना दो इसका। सो फर्दर मोर व्हेन यू वुड बी डूइंग द पास्ट पेपर, तो फिर आपके पास कुछ कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस आएंगे, देन फिर हम उसको जो है ना वहाँ करेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि पॉलीमराइजेशन में हम कर क्या रहे होते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।